नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। 2019 तक राहु और केतु कर चुके हैं राशि परिवर्तन। आज के हमारे इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे इस परिवर्तन के परिणाम के बारे में और जानेंगे कि इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा हम सब पर। राहु केतु का राशि में बदलाव देश और समाज पर कैसे डालेगा प्रभाव। राहु केतु के परिवर्तन में क्या रखें सावधानियां, बनेंगे बिगड़े काम और दूर होगी परेशानियां। ये सारी जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सबको पता है कि 2019 तक राहु और केतु कर चुके हैं राशि परिवर्तन। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, और अगर इन समस्याओं से छुटकारा पाने की बात करें तो क्या उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। समुद्र के गर्भ में आग का जलना और 2019 तक यानी सामुद्रिक बेल्ट के उत्पात, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो विस्फोट हो, चाहे वो परीक्षण हो, केतु कर्क में यानी पानी के अंदर छिपे हुए अस्त्रों का प्रयोग विश्व के लिए खतरनाक स्थिति का सृजन करता है। मकर और वृश्चिक के साथ यानी अमेरिका और भारत का युग्मक विश्व में कोई नया रंग खिलाता है। 2019 तक ये बिल्कुल एक लाइन निकल के आ गई। और जब मैंने मकर और वृश्चिक कहा तो फिर अमेरिका और भारत कहा तो फिर यहाँ की जनता के लिए भी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अपने आप निकल कर बाहर आ जाता है। भारतवर्ष को, भारतवर्ष की जनता को, भारतवर्ष के सैनिकों को और भारत के सामुद्रिक बेल्ट को अपनी सुरक्षा के निमित्त कवच पहन लेना और मजबूत कवच रखना दोनों प्रासंगिक। यहाँ की वही अमेरिका के लिए पाताल लोक अमेरिका के अधीन ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया भारत की सरहद से जुड़ा हुआ है। चाइना को इस युग्मक से पूर्णतः प्रभावित होने की स्थितियां 2019 तक स्पष्ट देखी जाती हैं। जल वृष्टि हो, ओला वृष्टि हो, तूफान वृष्टि हो, आइस वृष्टि हो, परमाणु बम वृष्टि हो, इन सब के प्रभाव राहु और केतु के युग्मक में, उसमें भी विषकुंभ योग की स्थितियां, विष योग की स्थितियां शनि के साथ वृश्चिक से तृतीय मकर पर ये घोर भयावह स्थिति का सृजन करती है। इसका उपाय एक ही है, देवगुरु बृहस्पति की मदद। देवगुरु बृहस्पति को डायमंड यानी डायमंड किरणें प्राप्त होने के कारण हर व्यक्ति सात्विक आचरण, असत्य भाषण न करना, परोपकार की भावना रखना, दूसरे को खिलाकर खुद खाना खाना, दूसरे के आंसू पोंछ लेना, अपने अकेले में रो लेना, ये बृहस्पति के 5 तत्व हैं। इनमें से कोई भी एक पर आचरण करने पर व्यक्ति राहु और केतु के जो माया द्वारा सृजित हैं, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। आज है 9 सितंबर, दिन शनिवार और नक्षत्र है रेवती। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों की, तो इन राशियों के जातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय इन्हें शुभ फल दिला सकते हैं। रेवती देखो समुद्र का नक्षत्र है और मेष राशि पर चंद्रमा का मतलब समुद्र से विष का उत्पन्न होना, समुद्र से अस्त्र का उत्पन्न होना, दोनों चीजें, क्योंकि मंगल का एजेंट केतु। तो 12 राशियों को ये क्या देगा रेवती नक्षत्र।
आत्मनिर्भरता का माहौल, आत्मनिर्भरता का माहौल, इंटरडिपेंडेंस नहीं, फुल्ली कॉन्फिडेंस एंड फुल्ली डिपेंडेंसी ओवर वन सेल्फ, ये आज का भाव इस नक्षत्र से प्राप्त है। वृष, कुछ भी नहीं, आज तो केवल खुश रहते हैं आप, क्योंकि रोहिणी आपके नक्षत्र को प्रभावित करता है और खूब देता है, यानी प्रसन्नता से आज आपकी झोली भरी हुई है। आपके द्वादश भाव पर प्रसन्नता, यानी पड़ोस में भी अगर उत्साह होता है तो कुछ न कुछ तो कानों में सुनाई पड़ता है, यानी उत्साह की अवस्था मस्तिष्क में आपके विद्यमान रहती है। कर्क, नंगे पांव ही चाहे भागना पड़े, लेकिन लक्ष्य के प्रति आज भागेंगे जरूर, भाग दौड़ का माहौल है, कामयाबी भी शाम तक मिलती है। सिंह, धीरे धीरे ही सही, मृग के चक्कर में कहीं अपनी पहचान मत बता देना, ना अन्यथा शिकार आपके हाथ से फिसल सकता है, यानी गोपनीय रखकर ही कार्य किया जाए। कन्या, विनयशीलता का भाव अगर आज न रखे तो फिर चाते के बेंत की तरह गरम करके टेढ़ा करना पड़ता है, यानी फिर बल प्रयोग संभव है, चाहे आत्मनियंत्रण के निमित्त हो या तपस्या की। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? विश्व के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, दूसरों के लिए आज योगदान किया जाना आपके लिए सर्वथा हितकर ही नहीं, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। वृश्चिक, अनायास कर्मों में लिप्त होकर अपने आप को माया के आच्छादन में और प्रच्छन्न अवस्था में मत घुमाओ। आप स्थिर हैं, स्थिर तत्व हैं, इस बात को मूलाधार मानकर ही आज विचार और संकल्प चलते हैं। धानु, प्रत्यंचा पर बाण भाले चढ़ा दो, लेकिन बाण छोड़ नहीं पाएंगे। आज आपको पुनः बाण को, अस्त्र को, जबान को, बोल को, ऊर्जा को, संकल्प को वापस म्यान में तलवार की तरह रखना पड़ता है। मकर, कार्य करने की प्रवृत्ति और कार्य क्षेत्र का विस्तार लबालब चलता है आज आपके पृष्ठभूमि पर, चाहे वो प्रोफेशन हो और चाहे वो व्यापार हो और चाहे राज्य कार्य या राजनीति हो। कुंभ, अनैतिक कार्यों के प्रति आज अरुचि अपने आप स्वयं में उत्पन्न होती हुई नजर आती, क्योंकि ये पवित्रतम नक्षत्र है जो आपके विशाल चिंतन में विनम्रता कूट कूट कर भरता है। मीन, प्रेम से हो या सौहार्द से हो, शाम से हो या दंड से हो, भेद से हो या विनयशीलता से हो, लेकिन आज कार्य सिद्धि की न किसी रूप में आप कर लेने में सक्षम होते हैं। हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और राहु केतु का राशि में बदलाव देश और समाज पर कैसे डालेगा प्रभाव। राहु केतु के परिवर्तन में क्या रखें सावधानियां, बनेंगे बिगड़े काम और दूर होगी परेशानियां। 2019 तक हो चुका है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी बताइए, क्या बदलाव आएगा हमारी आर्थिक स्थिति पर इस राशि परिवर्तन से? आर्थिक स्थिति को चरमरा देता है, क्योंकि युद्ध तो तय है। युद्ध चाहे आत्मरक्षा के निमित्त हो, चाहे परीक्षण के निमित्त हो, ये तो इसमें इट इज एज सर्टेन एज सनराइज, नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता। विश्व के सारे देश एकत्रित हो जाए तो भी युद्ध टाला नहीं जा सकता। ये युग्मक किसी भी कीमत पर अर्थव्यवस्था को डावाडोल करता है, विशेषकर भारत, विशेषकर अमेरिका, विशेषकर रसिया, विशेषकर ब्रिटेन, विशेषकर चाइना और उसके पड़ोसी देशों की और वहां की जनता की। इनके लिए मैंने कहा ना
कि इस युग्मक को मिटाने की ताकत केवल बृहस्पति को प्राप्त है। अगर व्यक्ति और लोग और राष्ट्राध्यक्ष और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रेष्ठ पुरुष और चिंतनशील लोग अगर स्वार्थपरता को त्याग कर न्याय और सत्य के निमित्त अगर आचरण करते हैं तो बच सकता है विभीषिका से, इस विषयोग से विश्व और इस देश, विशेषकर भारत और अमेरिका। त्रिपाठी जी, आज के दिन की बात करें तो कौन सी है वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? आज की राशियों में 11, 1 और 12 ये तीनों इस नक्षत्र के लिए युग्मक बनाती हैं। 12 जहाँ रोहिणी अपने आप में समुद्र है, 11 जहाँ अपने आप में एक का ही डबल है, यानी दो बार 11 है, और एक कुछ और नहीं अश्विनी का बाण है, और मेष के एजेंट मंगल का प्रारब्ध यानी उसकी थ्रस्टिंग एनर्जी है। इसलिए आज इन राशियों को सूर्य को जल देने के उपरांत दीपक दिया जाए, गंध दिया जाए, सुगंध दिया जाए, यजन किया जाए तो श्रेष्ठतर रहता है। त्रिपाठी जी, क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? रंगों में आज सामुद्रिक रंग, आप सिल्वर लाइनिंग का रंग कह सकते हैं, सिल्वर जैसा सफेद रंग आज श्रेष्ठतर रहता है। और अंकों में आज 1 और 3 इन पर आप दांव लगा सकते हैं, लॉटरी, सेंसेक्स और व्यापार में, और इन्हीं से संबंधित बीज या अन्न या वस्तुओं पर भी आप दांव लगा सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। ये जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर का सवाल। पंडित जी नमस्कार, मैं नीना धीमान बोल रही हूँ देहरादून उत्तराखंड से। मेरा जन्म तिथि है 16/12/72 और मेरा सवाल ये है कि मेरा शारीरिक जो है तनाव रहता है, बहुत परेशानियाँ, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। थोड़े थोड़े दिन में मेरे को कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कर्क में अश्विनी, अब आपका पुनर्जन्म नहीं है। भीष्म पितामह की तरफ आप बाण की सैया पर लेटे हुए हैं, और केतु द्वादश है, बृहस्पति की दृष्टि है, मोक्ष परक मार्ग है। हर सांस से ईश्वर का स्मरण करो, शरीर को स्वयं न समझो, शरीर यंत्र है और ये मंत्र और तंत्र से अभियोजित है। भावनाओं से मुक्ति, शरीर के प्रति मोह से मुक्ति आपको मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करती, अपितु स्वस्थ भी कर देती है। जैसे भीष्म पितामह करोड़ों बाणों के ऊपर लेटकर भी किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। पंडित जी नमस्कार, मैं राजेश चोपड़ा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/9/1979, 4:30 PM बॉम्बे। ये मेरी मैडम चली गई 19 जून 2016 से मुझे छोड़ के। कब तक वापस आएगी, क्या है मतलब मेरी लाइफ का, और मेरा अच्छा समय कब आएगा? मैं धन नहीं कमा पाता, कृपा करके मेहरबानी होगी, धन्यवाद। वीनस प्लेसमेंट इन द 9th मास्टर ऑफ इट, लिखे वर्ण विधि विधाता, उधर दृष्टि अभी मत डालो। जैसे ही 11 नवंबर आएगा वो मैडम अपने आप आपके दरवाजे पे खड़ी मिलती है, और उसी से अन्य चीजें स्वयं पटरी पर आ जाती हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी विशेष जानकारी और इसके साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी भावना जी, जो हमें बताएंगी कि घर में सुख, शांति और समृद्धि की अगर बात की जाए तो कौन से पौधे हैं जो हमें अपने घर में लगाने चाहिए और कौन से पौधे हैं जिनको हमें अपने घर में कतई नहीं रखना चाहिए। इस जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पौधे कैसे बदलेंगे आपकी किस्मत, दूर होगी समस्याएं और घर में होगी बरकत। कौन से पौधे घर के लिए हैं शुभ, कौन से पौधे घर के लिए हैं अशुभ, देखिए ब्रेक के बाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भावना जी का। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
भावना जी, अगर हम घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की बात करें तो उसे हासिल करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनको गुड लक चार्म माना जाता है। हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से वो पौधे हैं जिन्हें हमें घर में जरूर लगाना चाहिए। कई बार हमारे घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं और हम ये सोचते हैं कि ये परेशानियां, ये दिक्कतें किस वजह से आ रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में अगर प्लांटेशन करते हैं, घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसको आप किस तरह से लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, कौन से पौधे आपके घर में लगाना लाभकारी है, कौन से पौधे आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन पौधों के साथ जो आपको घर में लगाना बेहद ज़रूरी है, जो आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहली चीज़ कि घर में तुलसी का पौधा होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो होती है वो त्रिदोष मानी गई है। आयुर्वेद में जो वात, पित्त और कफ से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इस तरह की कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आती। साथ ही साथ में सुख और समृद्धि का भी वास होता है। इसी के साथ साथ आंवले का पौधा अगर घर में आप लगाते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं आती और साथ में जो कलह कलेश है वो भी आपके घर में नहीं आता, क्योंकि आंवले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी के साथ श्वेतार यानी क्राउन फ्लावर को गणपति जी का पौधा भी मानते हैं। ये लगाने से सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, आपने लोन्स लिए हुए हैं और आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं, तो आपको घर में अनार का पौधा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप साउथ डायरेक्शन में अगर लगा लेते हैं तो आपका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बार बार बिना बात के लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर घर के बच्चे बिना बात के चिड़चिड़े रहते हैं, तो घर में अगर आप केले का या फिर हल्दी का पौधा लगा लेते हैं तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम केले और हल्दी का पौधा लगाया जाता है तो वो घर के नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानियों की जहाँ तक बात है तो कौन से हैं वो पौधे जिनको घर में हमें कतई नहीं लगाना चाहिए? घर के जितने भी पौधे, घर या गार्डन आपका है तो उसमें जितने भी पौधे आप लगा रहे हैं, कई बार हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं। आप इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि हमेशा घर में लगाए हुए पौधे इवन नंबर्स में होने चाहिए। उनकी जो गिनती होगी वो हमेशा इवन नंबर्स में होगी। इसी के साथ साथ अगर आपने घर में बोनसाई प्लांट्स लगाए हुए हैं, कई लोगों का शौक होता है कि बोनसाई प्लांट्स जो हैं वो घर में लेकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर के जो मालिक होते हैं या घर के जो बच्चे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बोनसाई प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम रहती है। इसी तरह से जो घर के बच्चे होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनका सीधा इफेक्ट हमारे घर के बच्चों पर आता है या जितने लोग उस घर में रह रहे हैं उनके ऊपर आता है। तो जो अगर आप बोनसाई प्लांट्स घर में लगा रहे हैं तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं देखी जा सकती। उनके जो घर के मालिक हैं उनके बिजनेस में या उनके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ जिन पौधों में मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है वो भी घर में नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे घर में नेगेटिविटी का काम करते हैं। हाँ, घर के बाहर अगर आप लगा लेते हैं मिल्क एक्सट्रैक्ट वाले पौधे, जैसे कि आक का पेड़ होता है, इस तरह के पौधे घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ कैक्टस के पौधे कई बार लोग घर में लगा लेते हैं, लेकिन कैक्टस भी घर में लगाना वर्जित माना गया है। क्योंकि अगर आप कांटे वाले पौधे अपने घर में लगा रहे हैं या मान लीजिए घर की बाउंड्री के अंदर भी लगा रहे हैं तो वो आपके घर में कलह कलेश या नेगेटिविटी का कारण बन जाते हैं। भावना जी, आज के दिन की बात करें तो कौन सा वो समय है जब हम कोई भी कार्य करें तो कार्य सफल हो जाएगा या उस समय पे हम शुभ कार्य कर सकते हैं, और कौन सा वो समय है जब हमें शुभ कार्य करना बिल्कुल ही वर्जित होगा? तो आज 9 सितंबर है, शनिवार का दिन है आज, साथ में तृतीया तिथि है। तृतीय तिथि 9:13 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इसी के साथ साथ रेवती नक्षत्र भी पड़ रहा है। बात करें अगर राहु काल की तो 9:53 से लेकर के 11:10 तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा। यानी कि ये समय किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए या कोई भी शुभ काम करने के लिए वर्जित माना जाता है। इसी के साथ आप 11:10 तक, जैसे मैंने बताया, राहु काल का समय रहेगा, तो आप 12 बजे के बाद किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, समय काफ़ी शुभ रहेगा। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि जो श्राद्ध है उनकी शुरुआत हो चुकी है
और ये जो 15 दिन है ये श्राद्ध मास के हैं। इस समय पर हम पितृदोष का निवारण, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो आप तर्पण करते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम तर्पण करते हैं अपने पितरों को तो हमेशा हम साउथ की डायरेक्शन में करते हैं। कुछ भी चढ़ाते हैं उनको, किसी भी तरह का भोग अर्पित करते हैं तो आप हमेशा साउथ की डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनको ईस्ट डायरेक्शन में भोग अर्पित किया जाता है, और जो हमारे पितृ होते हैं उनको हमेशा हम साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी तर्पण किया जाता है। भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी विशेष जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।